अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अब्सा कोमल। अपोजिशन की जानिब से ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि नए पाकिस्तान की टीम पुराने पाकिस्तान की पॉलिसीज़ का क्रेडिट ले रही है, चाहे वो सेहत कार्ड का मामला हो या फिर लैपटॉप स्कीम का या फिर कुछ और। गुज़श्ता रोज़ नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने PTI हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और इसी पर आज हमारा रिपोर्ट कार्ड का पहला सवाल होगा। सवाल इस तरह, पुराने पाकिस्तान की पॉलिसी पर मौजूदा हुकूमत क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, क्या एहसन इकबाल का ये बयान दुरुस्त है, हाँ या नहीं? सबसे पहले महमल आपकी तरफ आएंगे। महमल, बहुत बहस हो रही है इसके ऊपर क्योंकि बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं लैपटॉप स्कीम के अलावा और सेहत कार्ड्स के अलावा भी जो कि नून लीग के दौर में शुरू हुए। तो अब इस तराजुर में एहसन इकबाल साहब जो बात कह रहे हैं, आप इत्तेफाक करती हैं इससे? देखिए, मैं इसमें हाँ का ऑप्शन लूँगी, मैं उनसे एग्री करती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं अब्सा कि जिसके अंदर एक्चुअली जो है नून लीग के प्रोजेक्ट्स का क्रेडिट PTI ले रही है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अभी ये 30 जनवरी को एक शो था कामरान खान साहब ने किया, उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी रज़ाक दाऊद साहब की और हारून शरीफ वगैरह की, जो कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और इस चीज़ के ऊपर ईज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट वगैरह पर उन्होंने बात की। उसके अंदर उन्होंने बात ये की कि जी SECP ने एक ऑनलाइन पोर्टल बना दी है, उस पोर्टल के थ्रू अब 1 विंडो ऑपरेशन होगा, आप इसी तरह कंपनी रजिस्टर कर लेंगे सारा कुछ। तो जी ये देखें जी हमने बड़ा मार्का मारा है। तो उसके अंदर इकरामुल हक साहब ने कहा कि जी ये तो सितंबर 2017 में नून लीग की गवर्नमेंट के अंडर हुआ था, ये कोई नई चीज़ तो है नहीं। अच्छा, फिर आप ये देख लें कि ये हमाद अजहर साहब ने कहा कि जी हम ये OECD के साथ जो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, तो ये जितनी भी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रही है ऑन ऑफशोर कंपनीज, इसमें PTI को बड़ा क्रेडिट जाता है। अच्छा, वो शायद ये गालिबन भूल गए हैं कि सितंबर 14, 2016 को ये नून लीग की गवर्नमेंट ने साइन की थी 26 मुल्कों के साथ ये वाली चीज़ भी ऑफशोर कंपनीज, और ये पैनामा के बाद हुआ था। उन्होंने कहा कि ताकि इसमें ज़रा आसानी हो जाए ऑफशोर कंपनीज और उस सारे के ऊपर। अच्छा, फिर आप देख ले हेल्थ कार्ड इन्होंने रीइंट्रोड्यूस कर दिया, जो कि 2015 में, मैंने गालिबन 31 दिसंबर 2015 था जब नून लीग ने वो इंट्रोड्यूस किया, नाम बदल लिया बस। हाँ बिल्कुल, वही डॉन की बड़ी अच्छी हेडलाइन भी थी कि रीलॉन्च उन्होंने कर दिया। अच्छा, अब उसके बाद आप ये देख ले जी मोमन डैम का भी ये ले लेते हैं, उसके पैसे तो नून लीग की गवर्नमेंट ने रखे थे। फिर डायमिर भाषा डैम को भी अगर आप देख ले 120 अरब रुपए नून लीग की गवर्नमेंट ने रखा था, लेकिन नून लीग की गवर्नमेंट उसमें ये कहती है कि इसका क्रेडिट हम पीपल्स पार्टी को देते हैं, काम उन्होंने शुरू किया था और पैसे नहीं थे उस वक्त उनके पास, तो हमने जमीन खरीद ली। फिर आप एक्सॉन को देख लें, जो ये ऑयल ड्रिलिंग कंपनी, उनके बोर्ड ने अप्रूवल दिया नून लीग की गवर्नमेंट के दौरान। फिर आप ये गाड़ियों का देख लें, रेनो ने जो कार्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उन्होंने जमीन भी खरीद ली थी नून लीग के टाइम। इस सब का क्रेडिट, इन सब इन्वेस्टमेंट्स का क्रेडिट जो है PTI लेती है। अब देखिए, ये जरूर होता है, अब सब मैं इसमें एक चीज जरूर कहूंगी कि देखिए जो प्रोजेक्ट कई होते हैं जो पिछली गवर्नमेंट्स ने शुरू किए होते हैं वो कर नहीं पा रहे होते हैं, या कंप्लीशन जो उनकी होती है वो दूसरे टेन्योर्स में होती है। आप CPEC को देख लें, मुशर्रफ साहब के टाइम में थोड़ा सा काम शुरू हुआ, फिर पीपल्स पार्टी ने इस पे बहुत ज्यादा काम किया, लेकिन ओनरशिप नून लीग को मिल गई। अभी आप वीजा पॉलिसी के ऊपर देख ले, उस पे मैं नून लीग से डिसएग्री करती हूं। आपके आगे लेके जाएंगे। वैसे एक छोटी सी चीज के वो जी हाँ का उससे छोटी सी चीज के वीजा लिबरलाइजेशन के ऊपर नून लीग ने कहा जी ये तो हमारा प्लान था लेकिन हम कर नहीं सके, उसमें मैं PTI को क्रेडिट देती हूँ, वो कर गए कि उन्होंने किया। ठीक, बिल्कुल सही, हाँ का ऑप्शन आप ले रही हैं। इरशाद भट्टी साहब, बिल्कुल यही बात कि अब अगर नहीं मुकम्मल हो सका कोई पुराने दौरे हुकूमत में मंसूबा और अब मुकम्मल हो रहा है, इफ्तिताह PTI कर रही है, लेकिन मुनासिब तरीकाकार ये होगा कि खुद ही सारा क्रेडिट ले लें या उसको एक नॉर्मल तरीके से रखा जाए, बिल्कुल रीलॉन्च किया जाए और कहा जाए कि पाकिस्तान में पहली बार ये चीज़ हो रही है और PTI हुकूमत कर रही है, ये मुनासिब बात है? देखिए, अगर ये पीछे इसी तरह चलते जाएं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने बनाया है, तो मुस्लिम लीग के कायद इस वक्त नवाज शरीफ साहब हैं, तो क्रेडिट तो उनको जाता है इनडायरेक्ट, और वो कायद आज़म सानी भी खुद को कहलाते हैं, तो इसलिए क्रेडिट उनको जाता है और देना चाहिए क्रेडिट इनको कि भाई ये तो इसमें पिना तरीके इंसाफ उस वक्त थी नहीं, इमरान खान बल्कि नहीं थे, तो ये क्रेडिट तो देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कितना ही अच्छा होता अगर एहसन इकबाल साहब कभी ये भी फरमा दें कि हमारे यहाँ इदारों की तबाही, बुरे फैसलों, अकरबा परवरी, बादशाही तर्ज हुकूमत, करप्शन, कमीशन, यानी वो डिस्क्रेडिट और वो जो डेबिट और वो जो खसारे हैं, कभी उन पे भी कर दें कि कुछ चंद हमारे भी हैं, कुछ हमें हिस्से में मिले थे, कुछ चंद में हमने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की, और कुछ हमारे हैं ये जो 31 साल की पैसे सियासत में लिफाफा, प्लाट, परमट, ये कब्जा ग्रुप, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंट्रोड्यूस किए हैं।
कभी ये भी फरमा दें। ये 2-4 चीज़ें तो वो लेके अब उनको बड़ा हो गया, आधा सच लेके हर कोई घूमता है, आधा सच, पूरा सच बोलते ही कोई नहीं है बड़ी बाकी। और यानी एक और बड़ा खूबसूरत है, 3 मरतबा का वज़ीर आज़म है जी, हाँ बहुत मेहरबानी जी। एटमी प्लांट, एटमी धमाके इन्होंने किए थे, उनके सदर, अमेरिकी सदर के जो पैसे थे वो ठुकरा दिए थे। अमेरिकी सदर इनको पैसे दे रहा था कि ये जेब में डाल ले और एटमी धमाके ना करें, पाकिस्तान को दे रहा था। वो तख्तियां हमने लगाई, कितने मंसूबे थे जो आपने जाती जेब से किए। भाई आपका काम ही ये था, वो काम नहीं थे जो आप करते रहे, लेकिन ये तो आपका काम था। जहां तक इस सवाल का तल्लुक है तो इसमें 5-6 मंसूबे ऐसे हैं जो मुस्लिम लीग नून के दौर में शुरू हुए, जिसका इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मेंशन करना चाहिए कि ये उनके दौर में शुरू हुए। जैसे कौन से, 28 मई 2018 को रूसी तेल गैस की जो ड्रिलिंग कंपनी थी वो आई थी। इमरान खान साहब ने अब जब अपनी स्पीच की तो उनको बताना चाहिए था कि ये पिछली हुकूमत में आया। 6 दिसंबर को इमरान खान साहब ने स्पीच की। बाकी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के असासों का जो था, ये जो 8 मार्च 2017 को लीगी हुकूमत के दौर में हुआ, टूरिज्म के फरोग के लिए वो नहीं कर सके, लेकिन ये 24 जून 2018 को एहसन इकबाल साहब ने ये आप बात कह रहे हैं शाह साहब कि जिन जो मंसूबे उनके दौर में शुरू हुए थे उसका क्रेडिट देना चाहिए था। 2016 में ये जो पोर्टल किस्म का एक खूबसूरत अंग्रेजी महमल ने बोली है, ये वन विंडो ऑपरेशन, ये भी उनका ही है। पटवारी सिस्टम को कंप्यूटराइज्ड उन्होंने किया। 8 मार्च 2017 को स्विस बैंकों में वो जो असासे जात थे, वो इसहाक डार साहब जो बाऊ 1 करोड़ वाले अब जो बाहर लेटे हुए हैं, वो इन्होंने तकरीर फरमाई थी और इन्होंने कहा था और कर रहे थे 3 खाते जिन 1 अरब रुपए वाले, वो वाले बाऊ सोनी गड्डी वाला। तो बहुत सारी चीजें हैं, उनका मेंशन करना चाहिए था इमरान खान को। और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की अच्छी बात है कि वो तसलसल इनका जारी रखे हुए हैं, लेकिन ये पिछलों को क्रेडिट देना चाहिए, मेंशन करना चाहिए। नहीं का ऑप्शन आप ले रहे हैं। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, अगर कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ ही अब है तो आपके ख्याल में ये नून लीग के दौर में भी अक्सर होता रहा है, पुराने प्रोजेक्ट्स जो है वो, तो उसको इनकम्प्लीट तो छोड़ा नहीं जा सकता, मुकम्मल तो करना ही होता है, तो इस पर तनकीद बनती है पीटीआई पे? देखिए जी, कोई हर्ज नहीं है कि जब वो तख्ती लगाए तो इमरान खान की लगनी चाहिए, और कोई इसमें कोई हर्ज नहीं है। जो प्रोजेक्ट मुकम्मल पीटीआई के दौर में हो रहा है तो ज़ाहिर है कि हर एक की ख्वाहिश होगी कि वज़ीर आज़म आके तख्ती लगाएं, उससे ताक करें, बहुत बड़ा ओकेजन होता है, लगाना भी वज़ीर, मेगा प्रोजेक्ट्स पे वज़ीर आज़म को खुद आना चाहिए। कोई छोटा मोटा बंदा जाता है तो उसकी वैसे सिग्निफिकेंस आधी रह जाती है। मुझे 2 बातें तो पहले कमेंट्स देते हैं कि मुझे बड़ी खुशी हुई है, ये भट्टी साहब के नीचे पहले नहीं हटाएं, हाँ लिखें। जो उन्होंने फरमाया है वो आपने सुना नहीं है, या आप लोग डंडी मारने के, आप भी क्रेडिट लेना चाहते हो तहरीक इंसाफ की तरह। तो बात क्या है कि दूसरी बात है, दूसरी बात यह है कि आज उन्होंने भट्टी साहब आप हाँ लिखवाना चाहते हैं नीचे, वो बाद में की बात है, फिक्र तो अभी सुने तो सही। आज सुने आपको मैं टाइम दूंगा, आपके लिए मैं बहुत कुछ डाल रहा हूं, एक ही दफा जवाब दे दें। एक जुमला जी जी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि वो मुझे 2 जुमले याद आ गए। एक तो एटमी धमाके जो इन्होंने किए थे, उसके पीछे काफी लोग थे जिन्होंने एटमी धमाकों तक बात पहुंचाई थी, कभी उन्होंने ये क्रेडिट उनको नहीं दिया। दूसरी बात ये, मैं कह के थक गया हूं कि मेरा ऑप्शन कुछ होता है, लगा कुछ देते हैं, आप इनकी मर्जी जैसे हाँ लिखें वो परसेप्शन पे। मुझे तो जो उनके रिचुअल है ना, वो कहते हैं कि औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लानत है शैतान पे सारा कुछ, और ये इमरान जो आज उसकी मैं बुराई कर दूंगा। तो वो भट्टी साहब ने आज अल्हम्दुलिल्लाह कान जो है सीधे हाथ से पकड़ा, लेकिन उल्टा कान पकड़ा है। दूसरी बात है कि आज 1 टन दूध में फिर चंद मेंगने डाल दी हैं, तो वो इसलिए शायद आपको गलतफहमी नहीं की, वो वैसे दिया दूध दिया है लेकिन डाली मेंगने हैं। देखें, क्राइसिस ये है कि तफसील तो भट्टी साहब ने, महमल ने बता दी है, बल्कि महमल को तो ये शक है कि भट्टी साहब ने मेरी बातें क्यों दोहराई हैं। भाई अब हकायक यही है, फैक्ट्स यही है, तो भट्टी साहब दोहराएं या मैं दोहराऊं या बदर साहब कहें, तो जब आप डेटा दे रहे होंगे तो यही दोहराएंगे। इसलिए महमल की शिकायत आज भट्टी साहब से नहीं बनती, जब होती है तो करती नहीं है, और जब नहीं हुई तो आज कर रही है। देखें, इन्होंने भी नया काम किया है, पूछा था कि इन्होंने नया काम किया है, एहसन इकबाल का पूछा था। अच्छा, इन्होंने नया काम किया, मसलन इन्फ्लेशन आपकी बढ़ गई है 8% पे, अनप्रेसिडेंटेड है, 3.6 से उठाई है। साइज ऑफ इकॉनमी जो है वो कोई 40-50-60 बिलियन नीचे चला गया है, ये इनकी बड़ी इन्वेंशन है। बेरोजगारी बढ़ रही है। इन्होंने वो जो कर्जे हमने जिन शराइत के ऊपर
हमने वो कर्जे नहीं लिए थे, वो कर्जे इन्होंने लिए। देखिए बाकी तो बातें हो चुकी हैं कि ये बात बिल्कुल सही है कि इस हुकूमत ने अभी तक ना तो कोई अपना प्रोजेक्ट शुरू किया है, ना कोई साइन नजर आ रहे हैं। लाहौर की हद तक भी जो प्रोजेक्ट्स तकरीबन 10% रह गए थे, वो एक आध में तो मैंने देखा कि कुछ थोड़ी सी मूवमेंट जो है ना, स्नेल लाइक मूवमेंट जो है अभी शुरू हुई है, वरना कोई किसी किस्म की जो है ना कोई मूवमेंट नहीं है। पैकिंग और लेबल चेंज कर रहे हैं, प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल वही है, सिर्फ उसका लेबल चेंज कर लिया उन्होंने, जा रहा है प्रोडक्ट वही है, और उसके ऊपर लीवर्स लगा रहे हैं पाकिस्तानी बनी प्रोडक्ट पे, और उसके ऊपर पैकिंग चेंज। ठीक न्याजी साहब। मजहर अब्बास साहब, मुल्क में कोई भी हुकूमत हो, कल को पीटीआई के बाद कोई और भी आए, किस तरह की एग्जांपल होनी चाहिए कि अगर आज पीटीआई कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रही है तो कोई और हुकूमत आए तो वो पूरा क्रेडिट ना ले जाए इस चीज़ के लिए, तो पीटीआई को क्या तरीका है, क्या इख्तियार करना चाहिए था? और एहसन इकबाल साहब के बयान से आप इत्तेफाक करते हैं? देखिए, एक तो रिपोर्ट कार्ड इंजीनियरिंग की तरफ इशारा किया है नियाज़ी साहब ने, उस पे उसकी वजाहत जरूरी है। साहब स्कूप दिया, दूसरी बात ये कि देखें, ये जब से अब्सा कोमल आई है तब से ये ज्यादा हो गया। दूसरी बात ये कि देखिए मुख्तलिफ देखें हर गवर्नमेंट जो होती है जिसने अपना पूरा टेन्योर कंप्लीट किया होता है, वो कुछ अच्छे काम करती है और कुछ बुरे काम करती है। अच्छे काम का क्रेडिट उसे देना चाहिए और उसे कैरी करना चाहिए। हमारे यहाँ बदकिस्मती से होता ये रहा है कि हम एक फाउंडेशन स्टोन तो लगा देते हैं, तख्ती तो रख देते हैं, लेकिन 4 साल तक वो तख्ती लगी हुई होती है, फिर आगे लेके कोई दूसरा कैरी करता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, एहसान इकबाल साहब जो बात कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उन्हें इसका इल्ज़ाम पीटीआई को देने के बजाय अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसी को बताना चाहिए था कि हमने ये काम किए, इनको ये आगे कैरी कर रहे हैं। वो क्रेडिट लेते हैं नहीं लेते हैं, लेकिन कैरी तारीख तो गलत नहीं कहती। आपने शुरू किए थे जो काम, उनको वो आगे कह रहे हैं। हाँ, पीटीआई अगर ये काम करे और पीटीआई ये कहे तो पीटीआई नीची नहीं होगी, पीटीआई ज़्यादा ऊंची होगी। अगर वो अप्रिशिएट करेंगे किसी गवर्नमेंट, पिछली गवर्नमेंट के, जहाँ वो बहुत से गलत कामों पर तनकीद करते हैं, कंडेम करते हैं, तो अगर उनके कुछ अच्छे कामों को वो अप्रिशिएट करके आगे बढ़ाएंगे तो इसका क्रेडिट पीटीआई को भी जाएगा कि कम से कम उन्होंने इखलाकी तौर पे इस चीज़ को तस्लीम किया। इसी तरह नून लीग की गवर्नमेंट में अगर पीपल्स पार्टी ने कुछ अच्छे काम किए और आप उसको कैरी करेंगे तो लोग अप्रिशिएट करेंगे, आपको भी अप्रिशिएट करेंगे कि आपने इसमें डंडी नहीं मारी। देखिए, पीटीआई ने सिर्फ यही नहीं कि पुराने पाकिस्तान की बहुत सी पॉलिसीज़ को कैरी किया, बल्कि पुराने पाकिस्तान के बहुत से लोगों को भी कैरी किया अपने साथ। बहुत से एनालिस्ट जो और कॉलमिस्ट जो हमारे पुराने पाकिस्तान में बिल्कुल मुख्तलिफ होते थे, वो आज नए पाकिस्तान में हमें बड़े मुख्तलिफ नज़र आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अप्रिशिएट करनी चाहिए। अगर भुट्टो साहब ने एटमी प्रोग्राम शुरू किया था तो ये तारीख का हिस्सा है, ये बदल नहीं सकता। अगर 73 का आइन भुट्टो साहब उसके फाउंडर थे तो ये तारीख का हिस्सा है, बदल नहीं सकता। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है इसमें किसी किस्म की तो मैं इसमें हाँ का ही ऑप्शन लूंगा कि अगर पीएमएलएन ने बहुत से काम किए और ये हिस्टोरिकली फैक्ट हैं तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, जो गलत काम है उसे कंडेम अप्रिशिएट करना चाहिए। कुछ ग्रेस का मुजाहरा करते हुए हाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं। बाबर सत्तार साहब, तो अगर क्रेडिट नून लीग को उनके प्रोजेक्ट्स का पीटीआई देती है तो जो अभी मौजूदा सूरत हाल है उसमें अवामी राय में पीटीआई का अपना जो वकार है वो बढ़ेगा आपके ख्याल में? अब मेरा ख्याल है हैरी ट्रूमैन ने कहा था, इट इज अमेजिंग व्हाट वी कैन अकम्प्लिश इफ वी डोंट केयर हु गेट्स द क्रेडिट। तो हम तो पता नहीं कहां पे फंसे हुए हैं कि क्रेडिट लें या ना लें। देखिए, एक मुल्क ने आगे चलना है, उसमें एक कंटिन्यूटी है, कंसिस्टेंसी है, काम होते चले जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, वो लोग हैं जिन्हें आपने क्रेडिट देना है। मैं तो कई दफ़ा हैरान होता हूँ, आप एक प्रोजेक्ट लगाते हैं, उसके ऊपर वो चादर सी और वो एक लगाई होती है, वो उतरती है, 20 लोग खड़े होते हैं वहाँ पे जिसका कोई ताल्लुक नहीं है उस प्रोजेक्ट के साथ, खड़े होते हैं, खोलते हैं, तस्वीरें खिंचाते हैं, दुआ पता नहीं किस चीज़ की करते हैं वहाँ पे कि जी हाथ उठा के, जैसे पता नहीं वहाँ पे क्या, एक दरिया होगा, उसके ऊपर एक पुल बना होगा जिसपे से 2 गाड़ियाँ नहीं गुजर सकती हैं, और अगर गाड़ी गुजरती है तो आपको डर होता है कि ये गिर ना जाए नीचे। और उसके ऊपर भी आप जाके देखेंगे तो एक तख्ती लगी हुई होगी, एक पुरानी लगी होगी, एक वो जब रेनोवेट हुआ होगा तो उसकी एक और तख्ती लगी हुई होगी। ये शायद अगर गिनीज बुक आप निकालें तो उसमें सबसे ज्यादा तख्तियां शायद पाकिस्तान में लगती हों, और इतनी शायद इंडिया हो
उसमें भी लगती हूँ क्योंकि हमारा ही भाई हैं वो भी। लेकिन इसके अलावा तो बाकी दुनिया में लोग पॉलिसीज का क्रेडिट लेते हैं, उन पॉलिसीज की इंप्लीमेंटेशन का क्रेडिट लेते हैं, और उससे और उन पॉलिसीज के साथ अगर आपने न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया, ये एक चीज है जिसका आप क्रेडिट ले सकते हैं कि आपने एक स्ट्रेटेजिक विजन दिखाया, आपने एक चीज स्टार्ट की और उसका बेनिफिट हुआ पाकिस्तान को, ये बात समझ आती है। आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, आपको उसके ऊपर छोटी तख्ती लगाने की तो जरूरत नहीं है, आपने काम किया, उसका आपको क्रेडिट मिलता रहेगा। आपने कंसेंसस डेवलप किया, वहां पे 18th अमेंडमेंट कंसेंसस के साथ हो गई, क्रेडिट दें डिसक्रेडिट दें, जिन्होंने किया ये हिस्ट्री बुक्स में जाएगा। लेकिन एक पुल बनाने के बाद, एक और कोई नई चीज बनाने के बाद हम ये किस काम में लगे हुए हैं? यहां पे इस मुल्क के बहुत बड़े बड़े मसले हैं, आप उन मसलों को लेके आगे चलें, अपने प्रोजेक्ट्स भी करें। लेकिन एहसन इकबाल साहब का ये कहना कि हमारे प्रोजेक्ट का क्रेडिट ले रहे हैं, ये भी एक छोटी बात है। और पीटीआई का इसके ऊपर झगड़ा करना कि नहीं ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, ये झगड़ा भी एक छोटी बात है। तो मुझे तो यही समझ आती है कि भाई क्रेडिट से आगे चले ना, जब आप काम करेंगे तो नजर आएगा काम, और उसका लोग आपको क्रेडिट देंगे ही देंगे, कोई रोक ही नहीं सकता। बड़ी पॉलिसीज की अगर बात हो तो आपको क्रेडिट मिलता ही जाएगा, लेकिन जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें क्रेडिट की बात होनी ही नहीं चाहिए। आप ऑप्शन भी कोई नहीं ले रहे। 3 हाँ के ऑप्शंस आए हैं, एक नहीं का ऑप्शन आया है। एक और अहम मामला है रिपोर्ट कार्ड में बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जाली बैंक अकाउंट्स केस की JIT रिपोर्ट से नाम निकाले जाने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील दायर कर दी है। बिलावल भुट्टो की जानिब से दायर अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि JIT ने उन्हें कभी बुलाया ही नहीं। उन्होंने कहा कि उन्हें सुने बगैर उनके खिलाफ ऑब्जर्वेशन दी गई। अदालत के जुबानी हुक्मनामे में उनका नाम JIT रिपोर्ट से हटाने का हुक्म दिया गया और तहरीरी हुक्मनामे में उनका नाम JIT रिपोर्ट से हटाने का नहीं कहा गया। लिहाजा उन्होंने कहा कि जुबानी हुक्मनामा तहरीरी हुक्मनामे से मुख्तलिफ नहीं हो सकता। अपील में कहा गया है कि JIT ने तस्लीम किया कि उनके खिलाफ मवाद नाकाफी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की जानिब से इस्तदा की गई है कि फैसले से बुनियादी हुकूक मुतासिर होते हैं। 7 जनवरी के हुक्मनामे पर नजरसानी की जाए, उनका नाम JIT समेत दीगर तफ्तीशी इदारों से निकाला जाए। इसी पर हमारा सवाल इस तरह से है, जाली अकाउंट्स अदालती फैसले पर बिलावल भुट्टो और सिंध हुकूमत की नजरसानी दरख्वास्त। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि जुबानी हुक्मनामे में उनका नाम JIT रिपोर्ट से हटाने का हुक्म दिया गया है। JIT ने तस्लीम किया कि उनके खिलाफ मवाद नाकाफी है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या बिलावल का नाम निकालना चाहिए, हाँ या नहीं? बाबर सत्तार साहब आपकी तरफ आएंगे सबसे पहले। बाबर साहब, जुबानी हुक्मनामे का जो हवाला देकर बिलावल साहब मुतालबा कर रहे हैं वो दुरुस्त है? देखिए, बड़ी फैक्चुअल सी बात कर रही हैं, तो मैं तो इस पर कोई हतमी जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं थोड़ा सा लॉ एक्सप्लेन कर देता हूँ। जुबानी हुक्मनामा कोई हुक्मनामा नहीं होता। अदालत का हुक्मनामा हमेशा वो होता है जो लिखा जाता है और उसके ऊपर साइन किया जाता है। जब एक जज साइन कर देता है किसी चीज़ को तो वो हुक्मनामा होता है। पहली बात। कई दफ़ा ये हो जाता है कि अदालत में कोई डिक्टेशन दी कोर्ट ने फैसले में और वो चीज़ उस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही होती, तो लोग रिव्यू फाइल कर देते हैं। रिव्यू लगता है उन्हीं जजेस के सामने जिन्होंने मेन केस सुना होता है। सो अगर कोई बात ऐसी रह गई हो तो उनकी यादाश्त में भी होती है, वो अपना ऑर्डर करेक्ट भी कर लेते हैं। तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर ऐसा हुआ होगा तो जाहिर है अदालत अपना ऑर्डर करेक्ट कर सकती है और हो जाती हैं गलतियां, इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। तो अगर अदालत ने कहा था कि JIT से आप नाम निकाल दें आर्गुमेंट सुनने के बाद पार्टीज के, और ये उनका एक जुडिशल फैसला था और वो गलती से नहीं रिफ्लेक्ट हुआ, तो करेक्ट हो जाएगा। सही। मेमर, आपके ख्याल में जो मुतालबा कर रहे हैं बिलावल भुट्टो, उस पर कोई जो वो कह रहे हैं उस पर अमल दरामद हो पाएगा? देखिए अफसा, मैं भी इसमें ऑप्शन कोई नहीं लूँगी। और जो बाबर ने बात की है, मैं आपको बता देती हूँ कि जो रिव्यू में इनकी बिलावल साहब की जो मेन आर्ग्यूमेंट है वो बेसिकली ये है कि आपने वर्बल ऑर्डर में, और मैं याद दहानी के लिए हमारे व्यूअर्स की कि चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने फारूक नाइक जो बिलावल भुट्टो के लॉयर थे उनको, वकील को कहा कि आप उसको यानी कि बिलावल को बता दे कि मैं उसका नाम निकाल रहा हूँ। वो अपनी माँ का मिशन आगे लेकर चल रहा है, वो मासूम बच्चा, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं उसका JIT से नाम निकाल रहा हूँ। ये उन्होंने एक वर्बली कहा कोर्ट के अंदर। और चीफ जस्टिस है, अच्छा, जब रिटन ऑर्डर आया उसके अंदर ये चीज़ जिस तरह बाबर ने भी कहा वो रिफ्लेक्ट नहीं हुई। तो जो इनकी रिव्यू पिटिशन का मेन आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि या तो कोर्ट क्लैरिफाई कर दे कि क्या नाम रहना चाहिए, या फिर अगर उन्होंने वर्बली कहा था कि एक्सपंज कर दे नाम, तो फिर वो ये रिव्यू पिटिशन के तहत जो है हमारा नाम, मेरा नाम एक्सपंज करते हैं। ये उन्होंने इसके अंदर लिए। और ये जाहिर बात है ये वकला और ये कोर्ट से बता सकती हूँ कि इसमें मैं हतमी फैसला कोई नहीं करूंगी, क्योंकि ये कोर्ट्स और JIT का मामला है। वो हतमी फैसला तो अदालत नहीं करना है, लेकिन आप
बिल्कुल, आप इस पे तबसरा जरूर कर रही हैं, ऑप्शन कोई नहीं ले रही। इरशाद भट्टी साहब, मुझे नहीं पता वो क्या फैसला करेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी का मेन आर्गुमेंट और बिलावल भुट्टो का मेन आर्गुमेंट ये है कि आपने कहा था नहीं एक्सप्लेन किया। बिल्कुल बिल्कुल, और अदालती जो रिमार्क्स थे उसका भी जिक्र किया। इरशाद भट्टी साहब, जब महमल बता रही हैं कि जुबानी हुक्मनामे में अदालत ने क्या कहा था और ये तो रिपोर्ट भी हुई थी मीडिया में बात, तो आप मुस्कुरा रहे थे, क्यों? जी, उसकी वजह ये है कि ज़बानी हुक्मनामे में वाकई कहा गया था कि वो हिस्से डिलीट कर दिए जाएं जहां मुराद अली शाह या बिलावल भुट्टो का नाम है, और अगर मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो को दोबारा बुलाना चाहे तो नैब बुला सकती है और ये कर ले। लेकिन मुझे साकिब निसार साहब की मासूमियत पर वो मैं हंस रहा था कि बिलावल मासूम है और माँ का मिशन मुकम्मल करने आया है। पहले तो इस पे बहुत बड़ी डिबेट की जा सकती है। अल्लाह बेनज़ीर भुट्टो साहबा की गरीक रहमत अता करे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके दर्जात बुलंद करे। पहले इस पे बहुत की जा सकती है कि माँ का मिशन क्या था और ये मिशन क्या चल रहा है, ये बड़ा लंबा है। और लेकिन इसमें उन्होंने जो मासूम बिलावल लगाया था ना, वो कमाल कर दिया था उन्होंने। वो तो ये तो जब ये खबर आई थी तो हमने प्रोग्राम में तब भी सवाल रखा था, उस वक्त चीफ जस्टिस साहब साकिब नहीं थे, तो साबिक नहीं थे, तो आपने तब नहीं मुस्कुराए थे आप? हाँ ना, मैं उस वक्त तो मैंने कहा सवेरे सवेरे बुला लेते हैं अदालतों में, इसलिए मैं सवेरे उठने का आदी नहीं था, तो इसलिए मैं तो चुप कर गया था, दड़ वट गया था। अच्छा, अब ये माना कि उनका नाम जाहिर है उसमें नहीं है, वो उसमें वो तहरीरी फैसले में वो नहीं है जो उन्होंने ज़बानी हुक्म फरमाया था। और चलो मान लेते हैं कि उनका 1 साल के थे जब उनको जरदारी साहब ने डायरेक्टर बना दिया था, मगर अब तो उन्हें बालिग हुए 10 साल हो गए हैं गालबन, और 4 शादियों की वो गुफ्तगू फरमा रहे होते हैं, और उनको ये भी पता है कि उनके कुत्तों की खुराकें जो ओमनी ग्रुप से आती हैं और उनके लिए टिकटें उसी अकाउंट से बनती हैं जिनसे अयान अली की बना करती हैं, और जिस जहाज़ में वो घूमते हैं वो ओमनी ग्रुप का है। तो और वो, लेकिन इसके बावजूद मुझे समझ नहीं आती कि बिलावल भुट्टो एक अगली फ्यूचर था पीपल्स पार्टी का, वो शर्जील मेमन, वो डॉक्टर आसम, वो अनवर मजीद, वो ओमनी ग्रुप, इन सारों के दिफा क्यों करते हैं? उनको कहना चाहिए भाई अपनी अपनी सफाई दो, पेश हो, ये आप पे इल्ज़ाम लगे, उनको सफाइयाँ दो। अब वो पार्टी बन चुके हैं, 1.5 अरब रुपए बिलावल के असासा हैं, एक आने की चैरिटी नहीं की हुई। असासों की कीमत ऐसी है कि 9 रुपए फी मरला ज़मीन, 12 लाख रुपए का घर इस्लामाबाद में। वैसे मैमल को कहूंगा किसी दिन वो मुझे बेच दे। तो वो ये यानी इसके बावजूद 1.5 अरब के असासों के बावजूद, और उनमें ऐसे असासे भी हैं जो बेनज़ीर भुट्टो साहबा की तरफ से शो किए गए कि बेनज़ीर भुट्टो ने इनको दिए मगर उसमें नहीं। लेकिन बिलावल साहब की खुशनसीबी है जी, अब्सा कोमल एक सिर्फ 15 सेकंड मुझे चाहिए। इस्लामाबाद का एक रिहायशी है सजाद, वो अपने मुलाजम पर इल्ज़ाम लगाता है 15 मुर्गियों की चोरी का। अब वो थाना कुराल में जाके पहुंचता है, इस्लामाबाद का एक थाना है, कि वो मेरे मुलाजिम ने 15 मुर्गियां चोरी की हैं। कहानी सुन लीजिएगा, वो बाकी जैसा भी आप कहें। अच्छा, वो कहते हैं मुर्गियां चोरी कब की? वो कहते हैं 2 माह 10 दिन पहले चोरी की। पुलिस कहती है कमाल, वक्त पे आए हो, FIR दर्ज हो जाती है, और उसको चार्ल्स सोबलाज को या पाकिस्तानी सुल्ताना डाकू को पकड़ा भी जाता है। उसके बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास दरखास्त मुस्तरद, एडिशनल सेशन जज के पास दरखास्त मुस्तरद, और जो मुझे यकीन नहीं आ रहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त जमानत मुस्तरद हो गई उस 15 मुर्गी चोर की। ये वही हाई कोर्ट है जिसने मरियम और नवाज शरीफ को जमानतें दी थी। मैं हैरान हो गया हूं कसम से कि 15 मुर्गियां चोरी की। आज उसको 11 महीने हो गए जेल में, अडयाला जेल में, सुप्रीम कोर्ट में उसका मुकदमा है। बिलावल खुश नसीब है कि उसकी बात सुनी जा रही है, हम टीवी पे डिस्कस कर रहे हैं और उसकी आगे सुनवाई हो रही है। अगर मैं इसको देखूं तो मैं कहूं कि बिलावल को सजा मिलनी चाहिए इसकी, और इसके अब्बे ने जो हमारे लिए निजाम बनाया। अच्छा, नहीं का ऑप्शन आप ले रहे हैं, आपकी बात आगे लेके न्यायी साहब, जाली अकाउंट्स केस में इरशाद भट्टी साहब कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो पार्टी बन चुके हैं, उनका नाम नहीं निकलना चाहिए। आप एग्री करते हैं इस बात से? पहली बात तो यह है कि इस मौके पे मुझे भी फिर दोबारा भट्टी साहब की जुर्रत रंदाना को सलाम पेश करना है कि कितने बड़े ताकतवर शख्सियतों के खिलाफ जिस ताकतवर लहजे से ये बोलते हैं, तो इससे मेरे में भी जुर्रत आई है। और ये मैं आपको बता दूं कि साकिब निसार साहब, हजूर आपने मेरी हौसला अफजाई की है। भट्टी साहब हौसला अफजाई की है। मेरा ही सवाल रख ले कि मैं कैसा हूं, मैं बुरा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं नीचा हूं, इसी पे प्रोग्राम करना है भट्टी साहब, इस पे प्रोग्राम करना है।
और आज सारे इनकी तैयारी पैनलिस्ट कोई नहीं। मौजूद होंगे। आज ये मफरल बांध के आए हैं बगैर मुकम्मल किसी करें। तैयारी के, जो भट्टी साहब की जुर्रत रंदाना। भाई लिखो आप कुछ भट्टी नहीं। साहब को मुकम्मल करने दें। न्याय साहब की बारी है। न्याय साहब जी, तो मेरे में न्याय भी साहब आप जवाब दें अपना। मेरे में भी हिम्मत बंदी है बुज़दिली को सलाम। एब्सा, मेरे में भी हिम्मत बंदी है भट्टी साहब की जुर्रत रंदाना को देखते हुए कि साकिब निसार साहब तारीफ कर रहे हैं भट्टी साहब। साकिब निसार के जो कई फैसले जो हैं, बल्कि कई अच्छा, बड़ी बहुत सारे मुझे फैसले समझ जो यहाँ हैं तक आई कि नहीं कर वो दरख्शां फैसले, उनकी गूंज आज भी सुनाई दे रही है। कल भी शाहजेब खानदादा साहब के प्रोग्राम में शामी साहब ने उनका 184(3) के तहत हाई कोर्ट के मुकदमे को सुनना कहा और कि इसके ऊपर 184(3) पे न्याजी साहब कई मर्तबा तारीफ कर चुके हैं, के 184(3) लेकिन सिलेक्टिव डिसीजन। नहीं, मैं तो कभी 184(3) का तो मैं शुरू दिन से मुखालिफ हूँ। मैं समझता हूँ कि ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म आपने है कई ये आज पाकिस्तान नोटिस की पे जड़ों तारीफ में बैठ की है गया है, और ये बाबर स्टार साहब इसके ऊपर बेहतर जानेंगे कि कितनी एक बजाय नज़ाब बनी हुई है उसके अंदर। ये बोन ऑफ कंटेंशन अब है बाबर लीगल साहब फर्टर्निटी पे भी। देखिए जी, 184(3) के तहत उन्होंने हाई कोर्ट के चलते मुकदमे बाकी रह गए को महमल ले और लिया उन्होंने, मदर उसके ऊपर 184(3) इरशाद के साहब, तहत आप न्याय साहब को बात मुकम्मल करने दें प्लीज उनको। 184(3) के मैंने अक्सर मैं माइंड नहीं करता हूँ, जो मैंने कह दिया है ना, उनके अंदर तड़प है वो रहती है, रहने दें, मैं इंजॉय करूँगी तड़प को। ये तड़प तो मुझे मजा आती है कि इनका तड़पना। तो ये 184(3) के तहत उन्होंने जो सो मोटल या हाई कोर्ट के केस का, तो उसने उन्होंने कल शाहजेब खानदादा साहब के प्रोग्राम में कहा कि आर्टिकल 6 के तहत इनको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि बावस्तार साहब बैठने से कमेंट जरूर ले कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की ग्रॉस वायलेशन है। ये मुझे कई जो है सीनियर वकीलों ने बताया है। अब ये है कि ये बात बिल्कुल सच है, जैसे महमल ने फरमाया है कि उन्होंने जो फैसले के अंदर जो ऑब्जर्वेशंस दिए हैं वो सामने वो सारी की सारी मौजूद थी। आपने एक नजर बट्टू रखा हुआ है और इस प्रोग्राम को हकीकत में नजर लग जाती लोगों की, इनकी वजह से प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम को बड़ी जान पड़ जाती है। जी न्याय साहब मुकम्मल करें, आप ऑप्शन एक ले लें प्लीज। बस ऑप्शन मेरी ये है कि जी उनको मेरा ख्याल है हाँ का ऑप्शन इसलिए कि बड़े लाउड एंड क्लियर उन्होंने ये कहा था, जो कि महमल ने अभी जिसकी तरफ रेफर किया। अदालती रिमार्क्स जिनका जिक्र किया उन्होंने, अफसोस होता है कि उनके एक मौका नहीं कई मौकों पे उनके रिमार्क्स और उनका रिटन डिसीजन था, उसमें एक फर्क आया, एक फर्क आया। ठीक है, हाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं। मजर साहब आप क्या समझते हैं? देखिए मुर्गी चोरी का जिक्र हुआ, 11 महीने के बाद भी उसकी बेल रिजेक्ट हो गई। ये 11 महीने की बात कर रहे हैं भट्टी साहब। एक शख्स को 27 साल सेक्शन 100 में रखा गया, 27 साल, और मैंने उसका केस खुद फॉलो किया था। वो फाइल मैंने खुद निकलवाई थी और फिर उसके बाद उस चीज़ को टेकअप किया। उसको जब रिहा किया जाने लगा तो उसने कहा कि मुझे क्यों रिहा कर रहे हैं, मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे तो पता ही नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है। और ये मैं 80 या 90 की दहाई की बात कह रहा हूँ कि 27 साल बाद उसने रिहा होने से इनकार कर दिया। बड़ी मुश्किल से फिर अंसार बर्नी उसको लेकर गए और उनको अपने पास रखा उन्होंने। तो इस मुल्क में ऐसे कई वाक़यात हैं जहाँ 25-25 साल लोग जेलों में रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं कि उनको क्यों रखा गया था। देखिए प्ली बनती है, रिव्यू बनता है बिलावल का, और यही बात है कि चूंकि उस वक्त बड़े वादे तौर पे ये बात की गई थी और ये रिमार्क्स नहीं थे, ये ऑब्जर्वेशन नहीं थी, ये कहा गया था कि बिलावल का नाम निकाला जाए JIT से, तो इसलिए वो रिव्यू बनती है। अब वो रिव्यू में जाहिर है अगर कोर्ट सिर्फ रिटन उसको देखेगी तो वो उसके लिहाज से देखेगी और उस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकती है, वो रिकॉर्ड मंगा सकती है कोर्ट। लेकिन रिव्यू के तौर पे वो जाके ये पूछ तो सकता है, दरख्वास्त ही की है, मुतालबा हम इसे नहीं कहेंगे, लेकिन अपनी पिटीशन में उसने रिव्यू पिटीशन में ये दरख्वास्त की है कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्बल ऑर्डर्स कुछ और दिए थे और रिटन ऑर्डर्स कुछ और दिए थे, तो फैसला तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने और लिहाजा आप भी क्योंकि आप कह रहे हैं कि जुबानी बाकायदा हुक्म था, इसलिए आप हाँ का ऑप्शन लेते हैं और आप समझते हैं कि निकलना चाहिए नाम। हमारे तजियाकारों की इस मामले पर राय आपने जानी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने हुकूमत की जानिब से लिखे गए खत में गुज़श्ता चंद माह में PTV इंतज़ामिया की नाकिस कारकर्दगी और माली हालात को बेहतर बनाने में नाकामी पर नाराज़गी का इजहार किया है। उन्होंने अपने खत में लिखा है कि PTV का खसारा बढ़ रहा है। ऐसा मालूम होता है कि इंतज़ामिया की जानिब से खसारे में कमी लाने के लिए कोई ठोस हिकमत अमली तैयार नहीं की गई। वफाकी
वजीर ने अपने खत में कहा है कि पीटीवी को पहले भी कई मरतबा हिदायत जारी की गई, लेकिन इसके बावजूद इंतजामिया की जानिब से खसारे से निपटने के लिए किसी किस्म का कोई बिजनेस प्लान पेश नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अगर मामलात इसी तरह चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब सरकारी टीवी चैनल को बंद करना पड़ेगा। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, हुकूमत का पीटीवी को बंद करने का इंदिया, खसारे से निपटने का वाज़ेह प्लान नहीं, मामलात ऐसे चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब सरकारी टीवी चैनल को बंद करना पड़ेगा। फवाद चौधरी, क्या हुकूमत को सरकारी टीवी को बंद करना चाहिए, हाँ या नहीं? मजहर अब्बास साहब की तरफ चलेंगे। सबसे पहले मजहर साहब, जो इस खत के अंदर उन्होंने बयान किया है, इसको भी देखते हुए और सारी सूरत हाल को देखते हुए आपके ख्याल में क्या मकसद है कि हुकूमत इस नहज पर पहुंच रही है कि वो सरकारी टीवी को बंद करने की बात कर रहे हैं? देखिए, बेहतर तो है कि अगर वजारत इत्तलात ख़त्म कर दी जाए, वजारत इत्तलात का भी ज़रा बजट देख लें और उसकी ज़रूरत क्या है ये भी देख लें। दूसरा ये कि बात उनकी उसूली तौर पे उसके लिए मेजर्स क्या हैं, बंद करना क्या होता है। नेशनल टीवी है, नेशनल टीवी आप कैसे बंद कर सकते हैं, लेकिन इसको रीस्ट्रक्चर करें, इसको एक नेशनल टीवी बनाएं, इसकी एडिटोरियल पॉलिसी इंडिपेंडेंस हो, इसकी एक ऑटोनोमस बॉडी बनाएं। जिस तरह के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए हैं वो तो ऑटोनोमस बॉडी नहीं है, वो तो फिर आप गवर्नमेंट कंट्रोल में रखना चाह रहे हैं। तो आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्यों नहीं आपने इतना एम्पावर किया, उसकी इश्तिहार की पॉलिसी। और बिल्कुल इसको एक पॉलिटिकल, किसी भी, ये सिर्फ पीटीआई की गवर्नमेंट का बात नहीं है, पीएमएलएन की गवर्नमेंट ले लें, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ले लें, उससे पहले मिलिट्री गवर्नमेंट्स ले लें, हर आदमी सरकारी टीवी और सरकारी रेडियो को इस तरह इस्तेमाल करता है कि जैसे वो उसके घर की कोई मुलाजमा हो और उसको वो तनख्वाह देता है। ये इस तरह का बिहेवियर रहा है हमारा सरकारी टीवी को चलाने का। और बीच में तो ये बात भी आई थी कि वो रेडियो पाकिस्तान की ज़मीन को बेच के जो है वो मीडिया यूनिवर्सिटी वहाँ बनाने का इरादा रखते थे। तो चीज़ ये है कि इसको एड्रेस करें। बिल्कुल बेशुमार लॉसेज हैं, ओवर स्टाफिंग भी होगी, गलत पॉलिसीज़ भी होंगी। आप 25-25, 30-30 लाख, 40-40 लाख के पैकेज से आप ले आते हैं, एमडीज़ को ले आते हैं, दूसरे लोगों को ले आते हैं। तो इसको पूरी पॉलिसी को रीस्ट्रक्चर करें। बंद करेंगे आप, नेशनल टीवी को बंद कर सकते हैं, लेकिन बंद नहीं करना चाहिए, बंद कर सकते हैं। अनरियलिस्टिक बात करें, उसको रियलिस्टिक करें। लेकिन अगर आप डिबेट करेंगे तो मेरा ख्याल है बड़ी कंस्ट्रक्टिव डिबेट हो सकती है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की जरूरत है या नहीं है। सही, बिल्कुल नई का ऑप्शन आप ले रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब, अब ये बात जिसका जिक्र भी किया गया कि सरकारी जो टीवी है उसको जो हुकूमत आती है वो अपने तरीके से ही वो उसको चलाती है, इस्तेमाल किया गया है हर हुकूमत की तरफ से तो बेहतर ना होता कि बंद करने के बजाय कोई वजीर इत्तलात को रीस्ट्रक्चरिंग की बात करते, कोई ठोस बात करते जो कुछ समझ भी आती? देखिए, बंद तो अजीब सा लफ्ज़ है, बंद होना भी नहीं चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि फवाद चौधरी साहब चाहते होंगे कि ये बंद हो जाए। और अगर बंद करने पे आए तो 194 इदारे हैं पाकिस्तान के जो खसारे में चल रहे हैं, तो फिर वो बंद कर दें। स्टील मिल, PIA, रेलवे और सारा तो पाकिस्तान पोस्ट, और इसी तरह फिर चलते फिर एंड पे एक बंद ही रह जाएगा, वो जो बंद बंधा हुआ है और उसके ऊपर लिखा हुआ है हुकूमत पाकिस्तान। देखिए, दूसरी मुझे हैरानगी हो रही है कि फवाद चौधरी साहब के अंडर होना चाहिए। हमें तो ये पता था कि पीटीवी रेडियो उनके अंडर है, और इन्हें इस तरह ख़त लिखने की ज़रूरत क्यों पेश आई? उन्होंने बुलाकर क्यों नहीं कहा कि ये आप आएँ और ये सुने, एक मीटिंग करते कि इसके करें? इसका मतलब है कि अरशद साहब जो MD हैं वो उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आए हैं, और इसका मतलब है कि वो जो 22 लाख ले रहे हैं अरशद साहब, वो भी उनकी मर्जी के खिलाफ है, और वो उनसे ज़्यादा ताकतवर है। मुझे तो ये लग रहा है कि जिस तरह उनको ख़त लिखने की ज़रूरत पड़ गई है, जिस तरह की है, क्योंकि फवाद साहब तो PTV को BBC की तर्ज पर बनाना चाहते थे और इसको उस तर्ज पर ले जाना चाहते थे। ये अचानक इतनी मायूसी क्यों हुई? हालात वाकई ख़राब हैं। साउथ अफ्रीका की सीरीज़ PTV पहली मरतबा नहीं दिखा सका, PSL में PTV पहली मरतबा नहीं जा सका, और इसके अलावा 8 अरब का उन्होंने बेल आउट पैकेज मांगा है, अरबों का खसारा है। MD साहब 22 लाख, एक्टिंग MD साहब, मजे की बात है, एक्टिंग MD साहब 22 लाख रुपए महाना ले रहे हैं। मुलाजमीन तड़प रहे हैं अलाउंसेस के लिए, या अपने डेली वेजेस के लिए, या तनख्वाहों के लिए। तो इसको वही बात है कि या तो ये फवाद साहब चलाएं, या ये अगर इलादा है तो फिर इलादा करके तो उनको चलाएं। ये चलना चाहिए, नेशनल टीवी है जैसे मजहर साहब ने कहा है, लेकिन चलना चाहिए, सरकारी टीवी नहीं। जी
नहीं का ऑप्शन आप ले रहे हैं। महमल, अब ये भी इतला थी कि फवाद चौधरी साहब जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बने तो उन्होंने काफ़ी रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, मुतहरिक रहे वो इस सिलसिले में, और जिसका जिक्र अभी इरशाद साहब कर रहे थे कि वो कहते थे BBC मॉडल पे बनाया जाएगा सरकारी TV को, लेकिन यूनियन और एम्प्लॉयज़ की तरफ से वो काफ़ी बैकलैश आया था इस चीज़ के ऊपर। तो क्या ये भी वजह हो सकती है कि फिर इस नहज पे पहुंच रहे हैं और ये बयान दे रहे हैं? देखिए, मैं भी इसमें नहीं का ही ऑप्शन लूंगी, और अब से इसमें मैं ये बताती रहूँ कि वाकई ये भट्टी साहब ठीक बात कर रहे हैं। जब फवाद चौधरी साहब बने थे तो वो वाकई ही रिफॉर्म्स लाना चाह रहे थे, और वो एक्चुअली कह रहे थे कि BBC मॉडल करके एक PTV को बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, यानी कि ये गवर्नमेंट का स्टेट प्रोपेगेंडा के लिए चैनल ना हो, ये एक्चुअली एक इंडिपेंडेंट, और वो PTV वर्ल्ड को बल्कि रीजनल चैनल भी करना चाह रहे थे। और उन्होंने जो ये मैं रेडियो पाकिस्तान वाली बात भी ज़रा क्लैरिफाई कर दूं कि रेडियो पाकिस्तान की वो ज़मीन नहीं बेचना चाह रहे थे, ना ही वो बिल्डिंग बेचना चाह रहे थे। बेसिकली रेडियो पाकिस्तान की 2 बिल्डिंग्स है, एक बिल्डिंग जहाँ पे वो कह रहे थे कि जो छोटी बिल्डिंग है वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि इतना स्टाफ नहीं है, जो बड़ी बिल्डिंग्स आया हो रही है उसको हम न्यू मीडिया की यूनिवर्सिटी जो है उसको लीज कर देंगे या बना देंगे, इस तरह की चीज़, ये प्लान वो कर रहे थे। इसमें बहुत उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ था, वो बिल्कुल रेडियो पाकिस्तान तो ये तो हवाले से अच्छा इकदाम, बहुत अच्छा। हाँ, बिल्कुल। अब साहब मैं इसके अंदर आपको ये चीज को देखिए, फवाद चौधरी साहब जब आए थे आपने देखा होगा कि ऑपोजिशन की भी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस PTV पे उस दिन से कवर हो रही है, बेशक वो PTI के खिलाफ हो रही है, उन्हें गालियां दे रहे, कुछ भी कर रहे हो, वो बिल्कुल लाइव चलाते हैं हर चीज। तो वो वाली चीज फवाद चौधरी साहब एक चेंज लाए हुई है, पहले उस तरीके से नहीं होती थी जितनी कवरेज उनको मिली। अच्छा, अब मसला क्या है, ये जो MD है, ये वाकई ये भट्टी साहब की बात ठीक है कि ये MD और फवाद चौधरी साहब में एक क्लैश लग रहा है, और वो क्लैश मुझे ऐसे लगता है कि कुछ PTI के अंदर की कुछ इंटरनल रिफ्ट्स हैं, कुछ लोग जो कि इस वजारत के खिलाफ, जो फवाद चौधरी की वजारत में जिनकी नज़र है, मुझे लगता है कि वो फवाद चौधरी को तंग करवा रहे हैं थ्रू MD PTV। देखिए, हम MD PTV की सैलरी की बात, हाँ बिल्कुल, और MD PTV की सैलरी की बात नहीं है। सैलरी देखिए, अगर आप प्राइवेट चैनल में भी देखें इतनी होती है, सैलरीज का इशू नहीं है। इशू ये है कि क्या वो क्यों नहीं रिफॉर्म्स लाने दे रहे, पेंशनें क्यों नहीं वो रिलीज कर रहे, इतना ज्यादा नुकसान क्यों हुआ। ये MD वो है, जब ये मार्केटिंग में भी थे PTV की, तब भी इन्होंने बड़ा लॉस किया, इन्होंने बड़ा खसारा किया PTV का, तो इनकी रेपुटेशन को इतनी अच्छी नहीं है। और वो जिस तरीके से वाकई वो मिनिस्टर के अंडर आते हैं, और वो लेकिन जिस तरीके से मिनिस्टर के साथ मीटिंग भी नहीं करते, उनको जवाब भी नहीं देते, और जितनी चीजें फवाद चौधरी साहब करना चाह रहे थे सबकी सब रुक गई हैं। वो PTV को HD करना चाह रहे थे, कुछ नहीं हो रहा। वो चाह रहे थे कि स्पोर्ट्स चैनल जो पूरी दुनिया में मुनाफा बख्श होते हैं, पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है कि जहाँ पे स्पोर्ट्स चैनल खसारे में PTV का चल रहा है। तो इस किस्म की चीजें जो फवाद चौधरी साहब बहुत अच्छे इकदाम करना चाह रहे थे अपनी मिनिस्ट्री के थ्रू PTV में और रेडियो पाकिस्तान में, लेकिन कोई रेड टेपिज्म है या PTI के इंटरनल रिफ्ट्स हैं जो उनको करने नहीं दे रहे। ऑप्शन आप लेंगे, ठीक। न्याई साहब, ये जो महमल बात कह रही हैं कि जो फवाद चौधरी साहब, जी एक ये है कि इस पे नहीं एतराज के 22 लाख, बात ये है कि ये आए हैं वाया भटिंडा, ये चेयरमैन थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, इन्होंने एक दिन एक करारदाद पास करवाई, उसमें 4 मेंबर हाजिर ही नहीं है। इन्होंने अरशद खान ने करारदाद पास करवाई, अपनी तनख्वाह खुद रखी, और एक्टिंग एमडी बन के 22 लाख। मैं आपको ऑफर बता दूंगी कौन लोग क्या करा रहे हैं। ये सब कुछ फिर कैसे PTI की ही हुकूमत है न्याई साहब, तो ये फिर कैसे पॉसिबल? जो महमल बात कर रही है ना, न्याई साहब आपसे पहले मल साहब पे चले। जी मल साहब, जी नहीं, मीडिया यूनिवर्सिटी की जो बात कह रही हैं, तो ये भी ज़रा मालूमात कर लें कि ये मीडिया यूनिवर्सिटी किसको देना चाह रहे थे। वो देखिए, ये चीज़ नहीं होती। प्रॉब्लम जो हमारे यहाँ हमेशा PTV और रेडियो पाकिस्तान की रही है, वो यही है कि हम इसको एक ऑटोनोमस बॉडी नहीं बनाना चाहते, हम इसको एक नेशनल मीडिया के तौर पे रन नहीं करना चाहते। ये मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स जो है वो इसी तरीके से उनका बिहेवियर रहा है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन भी कोई माजी से मुख्तलिफ नहीं है। सिर्फ फ़र्क ये है कि जो सीक्रेट फंड्स होते थे अब तो ख़त्म हो गए। 2012 की पिटीशन के बाद जो सीक्रेट फंड होते थे वो मिनिस्टर को पता ही नहीं होता था, एक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन आता था, वो चाबी दूसरे को दे जाता था। नहीं सर, वजह साहब मैं आपको रियली बताऊं कि फवाद एक्चुअली बहुत चीजें चेंज करना चाह रहा था, इवन वो डिजिटल करना चाह रहा था बहुत सारी चीजें, लेकिन उसको करने नहीं दिया गया। वो उस तरह नहीं रन करना चाह रहा था PTV और रेडियो पाकिस्तान को जैसे पहले होता है। करने नहीं दिया गया, क्यों नहीं करने दिया गया, यही बात न्याई साहब के पास लेके जाएंगे। न्याई साहब, जिस तरह महमल कह रही हैं कि इंटरनली जो इख्तलाफात हैं वो नहीं उन्होंने करने दिया फवाद साहब को, इस बात से एग्री करते हैं आप? देखिए जी, बंद क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे होंगे कि लॉस में जा रहा है, कमर्शियल वायबिलिटी इसकी नहीं रही होगी। लेकिन मेरे लिए ये चीज़ें बड़ी हैरान कुन है
कि चाहे PIA हो, चाहे स्टील मिल हो, चाहे PTV हो, या इस तरह की और कई स्टेट जो है ना बिजनेसेस है, मैं इसको चलो बिजनेस के तौर पे लेता हूँ, तो इनके पास कैप्टिव रेवेन्यू है। या मत भूलें कि PIA के पास कैप्टिव पैसेंजर्स हैं, स्टील मिल के पास कैप्टिव जो है जिसको बायर्स हैं, और उनकी मर्जी के रेट्स के ऊपर, मर्जी के ऊपर सारे ट्रैवल करते हैं, और हज की फ्लाइट्स बाकी एक तरफ रखें। PTV के पास कैप्टिव जो है रेवेन्यूज हैं। हाँ, जिस बंदे के घर बिजली का बिल है वो PTV में कंट्रीब्यूट कर रहा है। जब ये सारा आ रहा है तो उसके बाद अगर इसका ना चलना, तो ये मेरी समझ से बाला बता रहा है, इश्तारात गवर्नमेंट के प्रेफरेंस पे PTV को मिलते हैं। जब ये PSL हुआ और जियो ने सुपर ने इसको ले लिया, तो उन्होंने कहा जी हमें तो इसके मुफ्त राइट दें। ये आज तक इनको हमेशा से मुफ्त राइट्स के लिए स्ट्रगल करते रहे, इन्होंने हमेशा लिए। अब मुझे बताएं कि कितने, BBC है, बस स्टेट TV है, BBC किसी साथी ने जिक्र किया है, प्रेस TV ईरान का है, अल जजीरा है, स्टेट TV है कतर का, रशियन TV है, मैं कुछ दर्जनों नाम ले सकता हूँ जो कि दुनिया में नुमाया होकर सामने आ गए हैं 15, 20, 30 इंटरनेशनल चैनल्स के तौर पे। लेकिन क्या ये तो फिर न्याय साहब नहीं कहा जा सकता ना कि वो खसारे में है या नहीं है। क्राइसिस ये है, ये तो वजीर इत्तलात अंदर की सूरत हाल देख के ही बयान दे रहे हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि इसका मतलब है कि जो गंद था वो गंद कंटिन्यू कर रहा है। अब मैं भट्टी साहब का नाम नहीं लेता हूँ क्योंकि गुस्सा आ जाता है, मगर जो पुरमगज गुफ्तगू भट्टी साहब ने इस दिमाग के साथ कर ली है और बड़ी मेहनत से उन्होंने हकीकत है बहुत अच्छी गुफ्तगू की है, उसके बाद कसर नहीं रहती, बहुत ही अच्छी तारीफ भी करते हैं तो फिर उनको अच्छा नहीं लगता, तब भी हम तो मैंने तो शुरू से करना चाहता था, फिर ये कहते नहीं मेरे से क्यों नहीं बंद करना चाहिए आपके ख्याल, तो ठीक है, नहीं ऑप्शन आप ले रहे हैं, किसी तौर पे नहीं करना चाहिए। और इससे जो नुकसान है उसका जो कोई फील्ड है, कोई अंदर कुछ खराबी पैदा हुई है, उसको तलाश के आपने तो वादे किए थे, आपने तो कहा था हमने ही खत्म करना है। ठीक आपने कहा था इस मुल्क के अंदर $1 ट्रिलियन की साल की करप्शन होती है, हम वो रोकेंगे। यहाँ पे $3 ट्रिलियन की टैक्स एवेजन हो रही है, हम वो रोकेंगे। अगर नहीं कर रहे तो फिर आ क्यों गए हैं? फिर आपने नए पाकिस्तान के क्या तलाश कर रहे हैं? वही के जो पुरानी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है उसके ऊपर हुकूमत है वो बहुत सारी, ठीक न्याय साहब, ठीक बाबर साहब बहुत सी चीजों के अंदर ये बात कर रहे हैं वो कि हम बचत कर रहे हैं, तो जब यहाँ पे खसारा बढ़ रहा है तो फिर ये फिक्र जो हो रही है वजीर इत्तलात साहब को, ये दुरुस्त है? खसारे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दुरुस्त है। वैसे भी मेरा तो ख्याल है कि PTV को बंद कर देना चाहिए। उसी आर्गुमेंट पे जो मजहर साहब ने इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के लिए दिया है, उसी ग्राउंड के ऊपर मेरा तो ये व्यू है कि बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। देखिए, या तो कोई ऐसी रिसर्च हुई हो जिसने ये बताया हो कि वो ममालिक तरक्की करते हैं जिसका कोई नेशनल TV है, उनकी हुकूमत चला रही होती है। जो 2-3 मॉडल्स आइडेंटिफाई हुए हैं, BBC उस वक्त क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन बना जब आपने उसे ऑटोनमस कर दिया और उसके अंदर हुकूमत का अमल दखल ख़त्म कर दिया। सो एसेंशली आपने उसे प्राइवेट तरीके से रन किया तो वो क्रेडिबल बना। अल जजीरा भी क्रेडिबल है क्योंकि वो अपनी पॉलिसीज़ को नहीं प्रमोट करने की कोशिश कर रहे, एक स्टेट का नैरेटिव नहीं प्रमोट करने की कोशिश कर रहे, किसी हद तक एक उसे इंडिपेंडेंट तरीके से रन करने की कोशिश करें कि लोग सुने तो सही, लोग तो उस चीज़ को सुनेंगे ना जिसके अंदर वो क्रेडिबिलिटी होगी। तो PTV की वो क्रेडिबिलिटी नहीं है ना, हमारा ऐसा पॉलिटिकल कल्चर है कि आपकी जो हुकूमत आएगी वो उसे BBC के मॉडल पे लेके जाएगी कि PTV बैठी हुई गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करे। ये या नहीं होगा क्योंकि हमारा पॉलिटिकल कल्चर उस तरह से अभी तक इवॉल्व नहीं हुआ जिस तरह से UK में पॉलिटिकल कल्चर इवॉल्व हुआ हुआ है। और अब हमारा तो ज़्यादा बड़ा मसला ये है कि ये जो आप कह लें 5G की जंग है या जो भी है, ये पढ़ लीजिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो काजी फायजी साहब ने लिखा है। इस आज के दौर में PTV आपको क्यों चाहिए? तो आप क्यों टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद कर रहे हैं? ऑप्शन आप ले रहे हैं और काफी मुख्तलिफ राय आपकी पूरे पैनल से बाबर साहब सामने आई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है, प्रोग्राम में मजीद वक्त नहीं है, चार नहीं और एक हाँ का ऑप्शन आपकी। बाबर साहब का भट्टी साहब के साथ तरीका है, वहां बैठ के उन्होंने ना ही करना है, तो मुखालफत ही करनी। आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत शुक्रिया, हमारे तजियाकारों का, नाजरीन प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।